सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम वार्षिक घटनाक्रम के संदर्भ में बात करेंगे। वार्षिक घटनाक्रम यह है कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होने का समय होता है, उससे पहले तमाम राज्य और केंद्र की सरकार के द्वारा पूरे साल के संदर्भ में अपनी आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार की आय प्राप्त होगी, नए साल में हम किस प्रकार का खर्च करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर बजट के माध्यम से व्यक्त होता है। इसीलिए इस दौरान विधानसभाओं में जो सत्र आयोजित किया जाता है उसे बजट सत्र कहा जाता है। संसद के संदर्भ में भी जो आयोजित किया जाता है वो भी बजट सत्र कहलाता है। तो वो बजट सत्र कल शुरू हो रहा है। देश में एक लंबे अरसे के बाद, अर्थात ठीक 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार 2014 में अस्तित्व में आई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आई थी। यह उनका 8वां बजट होगा। शुरुआती 5 सालों में अरुण जेटली ने बतौर वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत किया। कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए। जीएसटी जैसा नवाचार भी देश में सफलतापूर्वक लागू किया गया। नई सरकार जब 2019 में अस्तित्व में आई तो उसके बाद निर्मला सीतारमण के पास में वित्त विभाग का दायित्व आया। निर्मला सीतारमण कल बतौर वित्त मंत्री तीसरा बजट प्रस्तुत करेंगे। आज हम इस बातचीत के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बाद देश और दुनिया के जैसे आर्थिक हालात हैं, उसके बीच में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ आम नागरिक राहत की उम्मीद इस बजट में कर सकता है? क्या कुछ देश में नया घटित हो सकता है? क्या कुछ रास्ते देश की सरकार के द्वारा जनहित में, समाज हित में लिए जाएंगे? इसमें हमारी दिलचस्पी रहेगी। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि बजट की बारी, उम्मीदें भारी। जब भी कोई बजट आता है तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से जनसाधारण में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है। वित्त मंत्री के ऊपर दबाव होता है, एक तरफ अपने सीमित संसाधन और दूसरी तरफ तमाम सांसदों, जनप्रतिनिधियों और जनता के स्तर पर असीमित उम्मीदें। इनके बीच में संतुलन बनाने का खेल ही बजट है। तो क्या कुछ इस बजट के संदर्भ में हम उम्मीदें रख सकते हैं? किस प्रकार की चुनौतियां, इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और कल संसद में प्रस्तुत होने जा रहे बजट के संदर्भ में तमाम उम्मीदों और आशंकाओं को लेकर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब उम्मीद के कारण ही होता है। मार्टिन लूथर के द्वारा एक कमाल का विचार आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया गया था। तो कुछ मिलाकर इस बजट के संदर्भ में जो कुछ भी आएगा वो दरअसल इसलिए आएगा क्योंकि उसके संदर्भ में हमारी कुछ उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीदों से ही सरकार को सरोकार रखना होता है और सरकार उन उम्मीदों को बजट के माध्यम से व्यक्त करती है। तो क्या कुछ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, इसे जानने में दिलचस्पी है। और हमारी इस दिलचस्पी के संदर्भ में ही जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए 4 खास मेहमान जुड़े गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के कई वर्षों तक वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया जी। हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल जी भी खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों में शुमार आकाश जिंदल जी भी एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सबके बीच में देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं आकाश जिंदल जी से करना चाहता हूं और आकाश जिंदल जी से करने की वजह यह है कि बतौर अर्थशास्त्री उनसे जानने में दिलचस्पी है कि वर्तमान दौर में देश और दुनिया के जैसे आर्थिक हालात हैं, उसमें बतौर अर्थशास्त्री वो वित्त मंत्री को कितनी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें करने की स्थिति में जनता को पा रहे हैं। क्या वाकई जनता इस स्थिति में है कि वित्त मंत्री से कुछ उम्मीदें रख पाए और क्या वित्त मंत्री का सामर्थ्य है कि वह उन उम्मीदों को पूरा कर पाए? आकाश जी। बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर साहब। मुझे खुशी है कि इतने जो है नॉलेजेबल जर्नलिस्ट के साथ मैं हूं। आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की वो स्थिति नहीं है क्योंकि डेफिसिट बहुत हाई है। पिछले साल जीडीपी -7.3% रही है। तो इस बार उम्मीदें लोग हैं, जो लोग बहुत है, लेकिन वित्त मंत्री साहिबा की पिटारी में ज्यादा लड्डू पेड़े नहीं है लोगों को देने के लिए। सबसे पहली सच्चाई तो ये है, सबको उम्मीदें हैं क्योंकि लोग कोरोना काल से गुजरे हैं, किसी की जॉब गई है, कोई इन्फ्लेशन से परेशान है, किसी को पर्सनल इनकम टैक्स एग्जम्पशन चाहिए। बट सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई वही है जिससे आपने शुरुआत की है, बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े बांटने को नहीं है। क्योंकि अगर जनता कोरोना से गुजरी है
तो सरकार को भी कोरोना का सामना करना पड़ा है। कोरोना वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है सरकार का। उसके अलावा जो गरीब भाई बहनों को अनाज दिया जा रहा है उसके ऊपर काफी खर्चा हुआ है। तो आज की तारीख में जनता को लड्डू पेड़ों की दरकार है। हलवा तो इस बार बन ही नहीं रहा है जो सेरेमनी में, बट ज्यादा नहीं मिलने की संभावना है। बट फिर भी मेरे हिसाब से अगला मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल डीजल पे एक्साइज कम करने की उम्मीद है। उससे महंगाई कम हो सकती है, क्योंकि महंगाई इलेक्शन का बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दिया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर पैसा लगता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देता है। इनकम टैक्स जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की कैलकुलेशन है 1.5 लाख तक की पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट में एडिशन हो सकती है, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन, हर सैलरीड एम्प्लॉय स्टैंडर्ड डिडक्शन से बहुत प्रेम करता है। वहां 25 से 30 हजार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सैलरीड क्लास को पिछले 2 साल में, खासकर पिछले साल में बहुत दिक्कतें रही है। उसके बाद आ जाती है जो एक और एग्जम्पशन जिसकी बहुत उम्मीद है और शायद आ ही जाए, वो है वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए। अब वर्क फ्रॉम होम हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है जीडीपी का, और लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इंटरनेट का खर्चा होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, फर्नीचर का खर्चा होता है। तो मुझे संभावना है कि वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आ सकती है। उसके अलावा आता है हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग फॉर एवरीवन इस सरकार का नारा रहा है और घर सबको देने का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस का जो रीपेमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसमें 1 लाख की एग्जम्पशन और आ सकती है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे आज की तारीख में सबसे बड़ा इश्यू आ जाता है किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। वहां मेरे हिसाब से 50% के आसपास का एडिशनल एलोकेशन आने की संभावना है, जो कि काफी हद तक लगता है कि उसके लिए ऑलमोस्ट बेस बन रहा है। पिछले 4 दिन से लगातार तमाम बड़े टीवी चैनल से, मैं 10 सेकंड और लूंगा, जो है मैं शो कर रहा हूं पुअर रिच गैप, तो उससे पता चलता है कि एक बेस बन रहा है सुपर रिच टैक्स लगाने का। क्योंकि जैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास पैसा नहीं है, अब इतने सारे लोगों को अगर बांटना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो शायद सुपर रिच टैक्स जो है एक लगाया जाए। और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का भी काफी बड़ा टारगेट इस बार सेट किया जा सकता है। ये बड़ी संभावना है जो मुझे लग रही है। तो कई सारी बातें आकाश जिंदल जी ने हमसे साझा की। आकाश जिंदल जी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, पर फिर भी आकाश जिंदल जी ने कई सारी अपेक्षाओं की पूरी होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। लेकिन मैं इसके व्यवहारिक पहलू को लेकर कुछ बात करना चाहता हूं, और हमारे साथ में वित्त मामलों के बड़े जानकार, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री के तौर पर कई बजट प्रस्तुत कर चुके जयंत मलैया जी। जयंत मलैया जी से समझना चाहता हूं कि दरअसल जो बजट बनता है जयंत जी, उसमें वस्तुतः वित्त मंत्री की कोई भूमिका होती है, या कुल मिलाकर तैयार बाबुओं के द्वारा कर दिया जाता है और वित्त मंत्री को केवल सदन में पढ़ना होता है? सबसे पहले जानना में तो मेरी दिलचस्पी इस बात की है कि वाकई वित्त मंत्री के हाथ में कुछ होता है कि नहीं होता? मंत्री के हाथ में जो रिसीट्स है जी, और जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी जानकारी, और आने वाले समय में हमारे पास क्या हमारी रेवेन्यू रिसीट्स रहेंगी और कहाँ कहाँ हमारी प्रायोरिटी है खर्च करने की, यह रहता है। ये बात आपने कहा, बहुत ज्यादा वित्त मंत्री जी के हाथ में रहता नहीं है, और परंतु जैसे कुछ खर्च तो है ही, स्थापना व्यय है वो तो होना है, वेतन देना है, पेंशन देना है, इंटरेस्ट देना है, ये तो एकदम बंधे हुए खर्चे हैं। इसके बाद फिर जो बचता है खर्चा वो अलग अलग विभागों के माध्यम से खर्च किया जाता है, और कुछ जो सरकार की प्रायोरिटीज रहती हैं जन अपेक्षाओं के अनुरूप जितना कर सकना संभव होता है करते हैं, जितनी अपेक्षाएं करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार का रुख राज्यों के संदर्भ में उदारतापूर्ण नहीं है। जीएसटी जैसी नई संस्कृति को देश में लेकर आए, तय हुआ था कि राज्यों को उनके हिस्से का राज्यांश भी मिलेगा, क्षतिपूर्ति भी मिलेगा। तमाम राज्य शिकायत ही करते रहते हैं कि उनके हिस्से का पैसा उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आप अपनी देनदारी राज्यों के संदर्भ में दे नहीं पा रहे हैं,
और जनता अभी भी रियायतों की उम्मीद है, क्या संतुलन बैठा सकेंगे? देखिए, जहां तक जब ये जीएसटी लागू हुआ था तो ये तय हुआ था कि जो राशि इकट्ठी होगी वो राज्यों में वितरित की जाएगी, जो की भी जा रही है। कुछ चीजें और हैं, धीरे धीरे सारा अभी जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म है जी कि इसको ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा। जी, इसको पूरा होने में समय तो लगेगा, लेकिन एक चीज के संदर्भ में मियाद रह नहीं गई जयंत जी। आपकी पार्टी ने देश से यह वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। बतौर वित्त मंत्री जो आपका अपना अनुभव रहा है, आर्थिक मामलों के आप जानकार हैं, क्या 2017 में कहे गए इस वादे के अनुरूप 2022 में किसान अपनी आय की दुगनी हैसियत में आ गए हैं? या इस बजट से हम उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में ऐसा जरूर हो जाएगा जिसके चलते किसानों की आय को दुगना होता हुआ हम लोग 2022 में देख पाएंगे? क्या कहते हैं जयंत जी? 2017 से लेके अभी तक किसानों की आय में निश्चित तौर से इजाफा हुआ है। हर बार हर चीज की एमएसपी बढ़ाई गई है। अलग अलग से प्रधानमंत्री जी ने हर किसान के खाते में हर 4 महीने में 2000 रुपए डालने का जो किया था वो चल रहा है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि इस बजट में भी उदारता पूर्वक किसानों के लिए कुछ किया जाएगा। जयंत जी, उम्मीद के साथ में कि किसानों के लिए कुछ उदारता पूर्वक किया जाएगा, मैं जयंत जी के पास में वापस आऊंगा, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल जी के पास जाना चाहता हूं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सम्मानीय प्रवक्ता के तौर पर पाटिल जी हैं। पाटिल जी, पिछले 7 बजट देखे हुए हैं आपने इस स्पष्ट बहुमत की सरकार के। कहीं कोई उम्मीद है आपको जिसमें आम जनता के लिए, समाज के लिए कुछ होने का चमत्कार कल होगा? या आपको लगता है जैसा अतीत रहा है आपके अनुसार भविष्य को लेकर उम्मीद चाहकर भी पैदा नहीं हो पाती है? किस उम्मीद के साथ है पाटिल जी आप? ऐसा है हिमांशु जी, सब चीज का स्वांग रचा जा सकता है, पैसों का स्वांग नहीं रचा जा सकता है। और पिछले 7 सालों में क्या हुआ है आप जानते हैं। फिस्कल स्पेस के बारे में क्या हुआ है आकाश जिंदल जी मेरे से ज्यादा अच्छा बताएं कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो एफआरबीएम हमने एक्सेप्ट किया है वो भी हम मेंटेन नहीं कर पाए हैं, ना महंगाई मेंटेन कर पाए हैं। सबसे बड़ा आघात जो था इस इकोनॉमी पर वो था डिमोनेटाइजेशन, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहना भी नहीं चाहिए, तो रिप्रिंटिंग हुआ है और क्या, 1000 का नोट गया 2000 का आ गया। जीएसटी जो हाफ बेक जीएसटी था, हमने मनरेगा भी लगाया तो पहले 100 डिस्ट्रिक्ट में लगाया था, उसको 200 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करके फिर पूरे देश में लगाया था। जीएसटी के बारे में जो एहतियात बरतने थे वो नहीं बरते, उसको सिंपल के बजाय ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया गया, जिसमें एमएसएमई और छोटे उद्योग धंधे जो है वो तो खत्म ही हो गए, जिसकी बड़ी मार जो है वो रोजगार पर पड़ी है। अब आते हैं इस बजट पर। 7 बजट में हमने देखा जो जो टारगेट रखे हैं, मेक इन इंडिया का टारगेट पूरा हुआ है क्या ये बताइए? डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स पूरे हुए हैं क्या? लास्ट टाइम 1.75 ट्रिलियन रुपीस का हमने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था, 9700 के आसपास जो है वो हम आए हैं। आज भी कितना भी स्पेस को हम यूटिलाइज कर ले तो भी 6.8 के नीचे हम फिस्कल डिफिसिट को आने से रोक नहीं पाएंगे। हम उसको 6 तक लाना हमारे लिए, 6.4 तक भी लाना बहुत टेढ़ी खीर होगी। 5.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ज्यादा हम कहाँ से मैनेज करेंगे ये तो सरकार जाने और भगवान जाने, भगवान राम जी जाने वो कहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि वही उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारा भी है, लेकिन वो हमारा सत्य का है, उनका असत्य का है। क्योंकि कोई फिगर्स जो है वो भरोसा करने लायक है क्या, ये जिंदाल जी अर्थशास्त्री है वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी इन्फ्लेशन, महंगाई एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, फिस्कल स्पेस आपके पास नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट जो है वो हो नहीं पा रहा है। आज हमारे पास टारगेट क्या है? बीपीसीएल, सारी महारत्न कंपनियां हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड जो है सरकार को देती है। कॉन्कॉर्ड है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएमएल है, आईडीबीआई है। अभी हो सकता है कि बैंकों की बुक क्लियर करने की जो बात है, क्लीन करने की जो बात है, उसमें एफडीआई लाया जा सकता है। अभी वो 49% तक आता है या 74% तक वो मियाद जाती है, वो भी देखना पड़ेगा। जहां तक स्टेट्स का सवाल है, स्टेट्स के बजट का सवाल है, जब से जीएसटी आया है तो वित्त मंत्री को यह पैसा आया है वही डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेट के बजट को अभी ज्यादा मीनिंग रहा नहीं है, आया हुआ पैसा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस तरह से मलैया जी कह रहे थे, वो खुद वित्त मंत्री रह चुके हैं तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो रोजगार का पैदा करना, मनरेगा ने जिस तरह से निजात दी है वो निजात हम अर्बन सिटीज में, अर्बन एरिया में दे सकते हैं क्या? नागरी शहरों में दे सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रोजगार का
सबसे बड़ा चैलेंज है, महंगाई का सबसे बड़ा चैलेंज है, और फिजिकल स्पेस नहीं है। अगर फिजिकल कंसोलिडेशन नहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का आना मुश्किल हो जाएगा। रियल एस्टेट में अगर मॉर्गेज की रेंज बढ़ाते हैं, पैसा थोड़ा लिक्विडिटी अगर क्रिएट करते हैं कंज्यूमर के लिए, तो सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। बाद में टेक्सटाइल सेक्टर का नाम आता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को कैसा ये मैनेज करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में भी ज्यादा स्कोप दिखाई देता नहीं है। वो काफी अभी ग्लोबल लेवल पर हमने मैच कर लिया है उस बात का। तो जिस तरह से आकाश जी ने कहा था, उनके पास स्पेस तो नहीं है, लेकिन चूंकि 5 स्टेट के चुनाव है, तो हमने पिछली बार देखा केरला को क्या दिया था, तमिलनाडु को क्या दिया था, वेस्ट बंगाल को क्या दिया था, फिशरीज के बारे में क्या दिया था, वो कितना मटेरियलाइज हुआ है वो तो आउटकम बजट में जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि आउटकम बजट देखने की जरूरत भी नहीं, आउटकम तो अभी 2 साल से हम देख ही रहे क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई हैंडल करने की बात है, इन्फ्लेशन हैंडल करने की बात है, दूसरी है रोजगार निर्माण की बात है, और तीसरी इन्वेस्टमेंट लाने की बात है। तो ये 3 चीजों को ये सरकार किस तरह से हैंडल करती है, इसके ऊपर कल का बजट डिपेंड करेगा। मुझे लगता है इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो झूठन झूठ जो है वो इस बजट में बहुत बोला जाएगा। LIC का भी अभी तक IPO आ नहीं पाया है, तो LIC का IPO मार्च तक मटेरियलाइज नहीं होगा। तो 1.75 ट्रिलियन रुपीज, 1,75,000 करोड़ और 9,700 करोड़ के आसपास का मटेरियलाइजेशन हुआ है। तो इतनी बड़ी स्पेस के बाद 9.73 जो दिखा रहे हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट, वो सही में 9.73 है क्या, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि फिगर्स मिलते नहीं है। सवाल होता है, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं पाटिल साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये इस देश के लिए वरदान साबित होंगे कल के बजट के संदर्भ में? 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जो देश की कुल आबादी का तकरीबन 20-22% हिस्सा कवर कर लेता है। तो इन 5 राज्यों के चुनावों के चलते कोई बड़ी मार कम से कम जनता को नहीं लगेगी, ऐसी उम्मीद तो हम कर सकते हैं, या आप इसके संदर्भ में कोई ना इत्तेफाकी रखते हैं? नहीं, ना इत्तेफाकी मैं नहीं रखता हूं। मैं कहा आपको कि बड़े बड़े जुमले आ सकते हैं, स्पेस नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ अर्थशास्त्री बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मलैया जी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनका कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होता ही है। स्पेस नहीं है, कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि 14% ग्रोथ के बाद जो स्टेबिलाईज होना चाहिए जीएसटी, वो आज भी स्टेबिलाईज नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में सारे निर्णय होते, तो राज्यों को तो स्पेस बची ही नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, महाराष्ट्र तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है, 16-17th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है महाराष्ट्र। वो जूझ रहा है, 1,68,000 करोड़ तो रेवेन्यू का फटका शॉक जो है उन्हें महाराष्ट्र को बैठा है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी पैसा नहीं आता है, जीएसटी कंपेंसेशन का भी पैसा नहीं आता है। तो पाइलअप जो हुआ है, फिस्कल डेफिसिट पाइलअप अगर स्टेट और सेंटर का मिला दिया जाए, तो पाइलअप कितना हुआ है, और आप नॉमिनल ग्रोथ जो है वो 12% भी दिखा देते हो, तो 7% के ऊपर ग्रोथ जाती नहीं, जिसका मानांकन जो है वो -24.9 पर है, और -7.3 का बेस है। तो लो बेस से हम इकोनॉमी को गिन रहे हैं, और पेंटअप डिमांड जो कुछ हमारे यहाँ उत्सव प्रियता है, दिवाली हुई है, शादी का मौसम हुआ है, उससे जो पेंटअप डिमांड हुई है वो के शेप में हुई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इन्होंने जरूर पैसा बहुत कमाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर 60% से ज्यादा लोग जो है उनकी इनकम जो है वो इनकम 97% से कम हुई है। तो किसी आम आदमी को इतना बढ़िया की है पाटिल साहब ने, और मुझे राजकुमार सिंह जी के पास जाना है, लेकिन आकाश जिंदल जी, पाटिल साहब जब वक्तव्य दे रहे थे कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार संक्षिप्त में आकाश जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और उसके बाद राजकुमार सिंह जी के पास चलते हैं जनता की अपेक्षाओं के संदर्भ में बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले आकाश जिंदल जी का हस्तक्षेप। हमारे मित्र पाटिल जी जो बात कर रहे थे, पहले तो जनता को आम भाषा में समझा दूं, फिस्कल स्पेस से उनका मतलब है कि क्या सरकार के पास कमाई और खर्चे के बीच में उतना गैप है कि सरकार बांट सकती है, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में डिफरेंस। अब जहां तक एक चीज मैं बता दूं, मैं पाटिल साहब की और उनकी पार्टी की पूरी इज्जत करता हूं, फिस्कल प्रूडेंस जो है इस बार बजट में ना रखी जाए, इसके लिए सरकार के पास बेसिस है। देखिए, लॉकडाउन पे लॉकडाउन हम देख रहे हैं, तो ऐसे में ग्लोबली भी फिस्कल प्रूडेंस शायद नहीं रखी जाए। तो यहाँ पे सरकार को जो है ये मौका मिलेगा कि फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा भी हो जाता है तो मेरे हिसाब से ग्लोबल एजेंसी क्रिटिसाइज नहीं करेंगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, यूएस हो, यूरोप के कंट्रीज हो, चाइना हो, कहीं भी अब फिस्कल प्रूडेंस की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल रहा है। दूसरी बात, वो पैसा कहां से आएगा? जैसे मैंने बताया, सुपर रिच टैक्स लगाने की बात हो रही है। अगर सुपर रिच टैक्स लगा दिया जाता है, कितना टैक्स लगाएंगे सुपर रिच? आकाश जिंदल जी, पहले ही आपने
तय किया था कि हम 30% से ज्यादा टैक्स नहीं रखेंगे, पर आप 50 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 10% का आपने सरचार्ज लगा दिया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उनके ऊपर आपने 15% कर दिया। जैसे तैसे तो लोगों की आदत पड़ी थी अपनी आय को इनकम टैक्स के अंतर्गत दायरे में लाने की। आप इस प्रकार से अगर सरचार्ज लगाएंगे, इस प्रकार से सुपर रिच टैक्स लगाने की और बात करेंगे, तो कुल मिला के वापस आपको नहीं लगता कि लोग 2 नंबर की ओर अग्रसर होंगे? क्योंकि आपने 30% तक का जब वादा किया था तो बड़ी संख्या में टैक्स पे करने वाले लोगों की रिटर्न फाइल करने के संदर्भ में संख्या बढ़ी थी, पर यह सिलसिला अगर शुरू होगा तो वापस लोग चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे? आकाश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और जो बात आपने कही है, आपने 78, 79 की वो वक्त याद दिला दिया। मोरारजी देसाई साहब के वक्त का, जमाने का वक्त जब जो है देश के अंदर बहुत बड़ा ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ था, मानता हूं। लेकिन आज की तारीख में क्या है, ब्लैक मनी इकट्ठा करना उतना जो है सुगम नहीं है, उतना आसान नहीं है। जिस तरीके से कंप्यूटराइजेशन हो गई है, जिस तरीके से नेटवर्किंग हो गई है, और आइडियल सर्कमस्टांसेस में सुपर एच टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं आपकी बात मानता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। आकाश चंद्र जी, एक इतने व्यापारी की यहाँ छापा पड़ता है और 275 करोड़ नगद बरामद होता है, और आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। आपके सामने उदाहरण भरे पड़े हैं, और इसके बावजूद भी आप उन सरकारी दावों पे भरोसा कर रहे हैं। नहीं, ब्लैक मनी इकट्ठा करना भी इतना आसान नहीं है। एक व्यापारी जो स्कूटर पे चलता था, गिन नहीं पा रहे पैसे कितने मिल रहे हैं, अभी भी ऐसे हालात है। लेकिन मैं चर्चा को जारी रखूंगा। मैं आऊंगा पाटिल साहब आपके पास में भी, थोड़ा राजकुमार सिंह जी से मैं जनता की बात समझना चाहता हूं। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहता हूं, वाकई जनता की कोई दिलचस्पी अब इस बजट में रह गई है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहले एक रेलवे बजट आता था तो एक अपेक्षा रहती थी कुछ नई ट्रेनें शुरू होंगी, कुछ नई सुविधाओं की घोषणा होगी, कुछ नए स्टॉपेज मिलेंगे, एक आकर्षण पूरे देश में होता था। पूरे राज्यों को कंसर्न रखा जाता था कि हर राज्य के लिए कुछ ना कुछ हो जाए। सरकार ने रेलवे बजट बंद कर दिया। रेलवे के संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है अब ये दिलचस्पी का विषय नहीं रह गया। जीएसटी आने के बाद में महंगा सस्ते के संदर्भ में भी सरकार हर चाहे जब फैसले ले लेती है। वाकई बजट अब उतनी दिलचस्पी का विषय है? एक सवाल तो मेरा आपसे ये है बतौर पत्रकार, और दूसरा जानने में दिलचस्पी है कि क्या जनता की अपेक्षाओं के साथ इस सरकार का कोई सरोकार आपको दिखता है? क्या जनता जो चाहती है उसे समाहित करने की कोशिश आपको बजट में दिखती है, या आंकड़ों के भ्रम जाल में ही अब फंसना हमारी नियति हो गई है? जैसा कि पाटिल साहब बता रहे थे, 1,75,000 करोड़ विनिवेश के माध्यम से जुटाना था, 1% भी उसका जुटा पाने में नाकाम रहे, ये साल भर की हमारी उपलब्धि है। तो इस ऐसे बजट का, ऐसी घोषणाओं का कोई मायने है? 3 सवाल राजकुमार जी आपसे। हिमांशु जी, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि समय के साथ और सत्ता के साथ प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं। अरुण जेटली जी बड़े सज्जन राजनेता, दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है। जब तक वो विपक्ष में रहे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही 2014 तक, उनकी हर बजट से पहले मांग होती थी कि 5 लाख तक की आय कर मुक्त कर देनी चाहिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो अरुण जेटली वित्त मंत्री बने, कई बजट भी उन्होंने प्रस्तुत किए, लेकिन आय कर छूट में कितनी वृद्धि हुई हम आप सभी लोग यहां जो बैठे हैं जानते हैं। तो यह होता है कि आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलती है समय के साथ। अपोजिशन में आप रहते हैं, प्राथमिकताएं जनहित की होती है। सत्ता में आप आते हैं, आपकी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था के हित की हो जाती है। वो अर्थव्यवस्था किसके हित की है, कौन सी है, उस पर बहस हम लोग बाद में कर लेंगे। दूसरा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले कुछ सालों में बजट निर्माण की प्रक्रिया एक फाइनेंशियल एकेडमिक एक्सरसाइज बन के रह गई है। जनता की अपेक्षाओं से या जनता के सरोकारों से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रह गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने पिछले पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी तरह के गठबंधनों का दबाव नहीं है, बाकी कोई दबाव नहीं है, तो आपकी प्राथमिकताएं जो आप पहले कहते रहे या बाद में चुनावी वायदों में आपने कही, वो कहीं ना कहीं आपके बजट में परिलक्षित होनी चाहिए थी, नहीं हुई। पिछले 3 साल की मजबूरी हम मान सकते हैं, 2 साल की, कि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई हुई है। सरकार के सारे रिसोर्सेज जो आय के हैं वो संकुचित हुए हैं। लेकिन हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए कि सरकार के पास फिर भी विकल्प रहते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रहते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रहते हैं। प्रत्यक्ष विकल्प की बात करें तो पेट्रोलियम
प्रोडक्ट पर आपने मनमाने ढंग से जी एक्साइज ड्यूटी, सेस, जो कुछ आप लगा सकते थे, आपने एक तरह से अपनी आमदनी में कमी की भरपाई कर ली। लेकिन हमें समझना होगा कि आम आदमी, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे से और बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब पिछले 2 साल में अगर बात कर लें तो 3 बड़ी चुनौतियां सामने आती है। पहली है रोजगार, जो कि सरकार ने बड़े लंबे चौड़े वायदे किए थे 2014 के चुनाव में कि हम हर साल करोड़ों रोजगार नए पैदा करेंगे। सच्चाई यह है कि पिछले 2 तो अलग हुआ कि आपका लक्ष्यता कितना हासिल हुआ, पिछले 2 साल में रोजगार घटे हैं। जो रोजगार में रह भी गए हैं उनकी आय घटी है। तीसरी बात, महंगाई बेलगाम है और हर चीज में है, खान पान की चीजों से लेके दैनिक उपभोग की जो दूसरी चीजें उनमें भी है। तो आपकी 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर सरकार को तमाम सीमाओं के बावजूद, तमाम बंदिशों के बावजूद ध्यान फोकस करना चाहिए था। पिछले 2 बजट हम देख ले, वो उन समस्याओं को एड्रेस करने में मुझे नहीं लगता कि सफल हुए हैं। अगर एक्सरसाइज के तौर पर कह सकते हैं तो उसके वांछित परिणाम नहीं निकले। लेकिन वांछित परिणाम नहीं निकले, निराश है राजकुमार जी। मैं वापस जयंत मलैया जी के पास जाना चाहता हूं और जयंत मलैया जी से समझना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार की उलझन क्या है। आर्थिक मोर्चे पर कहीं कोई सराहना इस सरकार के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती। इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में हम इतना खर्च करेंगे ये सरकार बताती है, लेकिन उसके पैसे तो जनता से ही मांगती है। सारी रोड आजकल जो बनती है वो टोल रोड के अंतर्गत बनती है। सारा फाइनेंस के तहत सरकार अपने पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होती है। पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब उससे उलट उसे कमाई का साधन सरकार ने बना लिया है। जीएसटी के तहत हर महीने विज्ञप्ति जारी की जा रही है, बताया जाता है कि इस बार कलेक्शन इतना ज्यादा हुआ है। इसके बावजूद भी सब लोग रोना रोते रहते हैं। सरकार के पास आय के साधन सीमित है। आपसे जानना चाहता हूं जयंत जी, जब गैर भाजपाई सरकार थी उस समय असीमित संसाधन कैसे हो जाते थे, और जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है संसाधन सीमित क्यों हो जाते हैं? थोड़ा समझाएंगे जयंत जी? ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जरूर है कि इस बार परिस्थितियां बहुत विपरीत रही कोविड के कारण, और हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में हर देश की जो आर्थिक स्थिति है इससे गड़बड़ाई है। मैं समझता हूं जो अभी बात चल रही थी कि बजट कैसा होगा जी। मुझे लगता है इस बजट में इनको रियल एस्टेट पर अच्छा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और करेंगे, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है और आज हर आदमी चाहता है हमारा मकान हो, और ऑल टाइम लो इंटरेस्ट है। तो एक तो रियल एस्टेट मुझे लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मुझे लगता है कि ये सरकार छूट देगी। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट बहुत होता है और इन्वेस्टमेंट भी बाहर का इससे आता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं इसमें एक्साइज में कुछ रियायत सरकार दे सकती है। पेट्रोल डीजल पे एक्साइज में रियायत की उम्मीद कर रहे हैं, ये आप बजट में सरकार का कोई जन कल्याण की भावना है इसके लिए उम्मीद कर रहे हैं जयंत जी, या 5 राज्यों में चुनाव है इसके चलते आपको उम्मीद है कि इन चुनावों को आपकी पार्टी अनदेखा नहीं कर सकती है, इसलिए हम लोगों के हिस्से में कुछ रियायत आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित तौर से जो राशि आएगी ये देश के जन कल्याण में ही लगेगी। एक बात और समझना चाहता हूं जयंत जी, ये योजना बनाने में और उसके क्रियान्वित होने में इतना बड़ा अंतर क्यों रहता है? आप तो बड़े ही अनुभवी मंत्री रहे हैं, बहुत सफल राजनेता रहे हैं। 1,75,000 करोड़ हम विनिवेश के माध्यम से अर्जित करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। ये स्पष्ट बहुमत की सरकार की जिम्मेदार वित्त मंत्री सदन को बताती हैं, और जब साल खत्म हो रहा होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर पाटिल साहब हमें बता रहे हैं कि 1,75,000 करोड़ के एवज में कुल जमा 9,10,000 करोड़, 9,700 कुछ राशि वो बता रहे हैं करोड़, केवल इतना ही हासिल कर पाए। कहां 1,75,000 करोड़, उसका 1% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जयंत जी। वाकई हमें इस बजट को गंभीरता से लेना चाहिए, या कुल मिला के
समाचार पत्र की सुर्खियां ही अब बजट का उद्देश्य है, उसका जमीन पर क्रियान्वयन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अब बजट में बहुत ज्यादा गुंजाइश अब करने की रह नहीं जाती है, और जितनी भी रह जाती है वो हर सरकार करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है, और आप देखेंगे कि जो फिस्कल डेफिसिट इतना है उसके बावजूद भी जो बजट आएगा ये हमारे लोगों के लिए कुछ तो निश्चित तौर से राहत देगा। पर जयंत मलैया जी, मैं एक सीधी टिप्पणी की अपेक्षा कर रहा हूं। हालांकि आपके लिए अपनी पार्टी की सीमाएं हो सकती हैं कि एक मंत्री देश को बता रहा है कि मैंने ऐसी शानदार किस्म की योजना बनाई है जिसमें मैं साल भर के अंदर विनिवेश के तहत 1,75,000 करोड़ अर्जित करके दिखाऊंगी, और साल भर के बाद में 1,75,000 के मुकाबले 9,750 करोड़ आ रहे हैं। ऐसे वित्त मंत्री को अगला बजट प्रस्तुत करने का अधिकार रहना चाहिए, या कोई और नया चेहरा बजट के लिए प्रस्तुत होना चाहिए इस परफॉर्मेंस के आधार पर? नहीं, ये परफॉर्मेंस नहीं, ये परिस्थितियां हैं। विनिवेश निश्चित तौर से इतना होता, परंतु चूंकि इस समय कोविड की स्थिति है पूरी दुनिया में, चूंकि सारी दुनिया देख रही है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर निवेश करना सुरक्षित है और बेहतर है। जयंत जी, आपने कहा कि परिस्थिति है इसलिए ऐसा प्रदर्शन है, पर जब बजट प्रस्तुत किया गया था ना सर पिछले बार 1 फरवरी 2021 को, तब भी देश और दुनिया दोनों जगह कोरोना की मार थी। तो कोरोना की परिस्थितियों को जहन में रखते हुए ही बजट प्रस्तुत किया गया था। बताया गया था कि कोरोना के चलते हम ये सारे प्रावधान कर रहे हैं। तो कोरोना के हालात में जब ये लक्ष्य निर्धारित था, और लक्ष्य से आप कोसों और मीलों नहीं बल्कि हजारों मीलों दूर हैं, तो इसके संदर्भ में कोई तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसके संदर्भ में एक आकलन तो होना चाहिए कि इस विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है? माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछली बार अनाउंसमेंट की थी, तब ये नहीं मालूम था कि लगातार 1 वर्ष तक कोविड का संकट पूरी दुनिया के ऊपर रहेगा, और इसके कारण जो अपेक्षित नतीजे हैं वो नहीं आ पाए। मलैया जी पूरी जगह से बचाव में खड़े हैं, पर पाटिल साहब क्या उनकी इस दलील से सहमत हो पा रहे हैं कि वित्त मंत्री के क्रियान्वयन में कोई दोष नहीं है, सरकार की नीति और नियत में कोई दोष नहीं है? अगर दोष है तो केवल परिस्थिति का है, इसलिए ऐसे नतीजे हैं पाटिल साहब। इसलिए आप सरकार को, सरकार की नियत को और सरकार की नीति को खारिज मत कीजिए। इत्तेफाक रखते हैं पाटिल साहब आप? सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हालात ही जरा ज्यादा खराब है। नहीं, मलैया जी मेरे पिताश्री की उम्र के हैं, मैं उन्हें कोई काट नहीं दूंगा, उनकी मजबूरी को मैं समझता हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, ये प्योर इकोनॉमी नहीं होती है, ये राजनीतिक अर्थशास्त्र है। जो बजट है वो तो उसको प्राथमिकताएं किस तरह से हम देते हैं ये अहम है। और अगर चुनाव आते हैं 5 राज्यों के, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये तो एक संधि है, हमें मौका है, ये एक जिस मौके को हमने इस्तेमाल करना चाहिए। प्रायोरिटाइज प्राथमिकताएं जो है उसको उसमें बदलाव लाकर। अभी फिस्कल स्पेस की बात, फिस्कल डिफिसिट की बात चल रही थी कि कितना कर्जा लेना चाहिए। सीधी अगर आम जनता की भाषा में हम इस बात करें तो हम लोगों ने खुद, पी चिदम्बरम साहब हैं, कांग्रेस ने सरकार से विनती की थी कि आप रेगुलेटरी यानी आप कर्जा मत दीजिए लोगों को, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। तो आप 20% जीडीपी के 20% तक जो है वो आप फिस्कल डिफिसिट तक जा सकते हैं, क्योंकि ये वक्त असामान्य परिस्थिति है। इस असामान्य परिस्थिति में 20% तक जाना चाहिए। उसमें अपेक्षा ये थी कि आम जनता की तरफ से डिमांड, कंजम्पशन जो है, आम जनता खरीदी करे, आम जनता के हाथों में पैसा रहे, आम जनता स्पेंड करे, उस पैसे को खर्चा करे, ये अपेक्षा। और सारी दुनिया ने ये कदम जो है उठाया। अमेरिका ने तो हमारी इकोनॉमी का साइज जितना है उतना पैकेज दिया है, यूरोपियन यूनियन ने दिया, सब ने दिया। लेकिन हमारे यहाँ हमने कर्जा देने का काम किया। जब मार्केट में, बाजार में जब मांग ही नहीं थी, खरीद करने के लिए आम इंसान के हाथों में पैसा ही नहीं था, तो ऐसे वक्त में जो आपने बजट को ही दिखा दिया, जो बजट था उसी को दिखा दिया कि हम कर्जे दे रहे, एमएसएमई को इतना दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अपने कुछ शर्तें बदल दी, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। आज सीएमआई का जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट बताता है कि निचले 20% का तबका जो है
उसकी आय तो 53% से नीचे गिर गई है। 60% से ज्यादा लोगों की डिमांड जो है 97% तक नीचे आई है। और सबसे बात किसानों की बात मलैया जी ने की थी, वो बात सही नहीं है। एनएसएसओ के जो आंकड़े आए वो ये बताते हैं कि 27 रुपया प्रतिदिन आय जो है वो किसान की रह गई है। और सबसे बड़ी बात ये 2000, 6,000 की बात करते हैं, लेकिन 50,000 पर एकड़ का, पर हेक्टेयर का खर्चा जो है वो बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो आपने खाद की कीमतें कितनी की है, आपने डीजल कितना किया है। 5% से ज्यादा बैलों पे डिपेंडेंट नहीं है लोग, 95% लोग ट्रैक्टर से ही खेती करते हैं और बैल की जगह अभी मोर्चाओं में ट्रैक्टर ने ले ली है। तो ये बात समझना काफी आसान है। तो डीजल के दाम बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़े हैं, पानी के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, जीएसटी लगा दिया गया है जो चीजों पे कभी जीएसटी नहीं था, टैक्स नहीं था। ये सारी इनपुट कॉस्ट जो है वो 25,000 से बढ़ी है और आप 6,000 रुपए दे रहे हो और 27 रुपए प्रतिदिन आय जो है वो किसान की हो गई है। तो दोगुनी आय होना छोड़ दीजिए, जो आय थी उसमें भी कमी आई है। तो इसकी वजह यही है कि इस सरकार को जो अच्छे ब्रेन्स है, आकाश जिंदल जी साहब जैसे ब्रेन्स है, अरविंद सुब्रमण्यम, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिक ब्रेन इन द वर्ल्ड, वो उनको छोड़कर चले गए। वहां जाकर 17 सेक्टर का पेपर वो लंदन में रखते हैं और कहते हैं कि हम लोग, मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, प्री पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ, ये महामारी के पहले की बात कर रहा हूँ, वो चले गए। फिर रघुरामन राजन जी जो है उनको रिपीट नहीं मिला, नहीं तो अभी हमारे बैंकों के अकाउंट जो है वो काफी हद तक क्लीन हो चुके होते। बाद में उसके बाद जो गवर्नर थे वो गुजरात के थे, इनके अपने थे, वो भी चले गए। पंगारिया भी चले गए, वो अध्यापन का काम कर रहे। ये जो फाइनेस्ट ब्रेन थे ना, ये देश को दिशा दे सकते थे। जैसे मनमोहन सिंह साहब थे जिन्हें खोज कर लाए थे नरसिम्हा राव साहब। तो आज की क्या फॉरेक्स भी जो है वो हमारा कम हुआ है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, जीडीपी के तहत हमारा कर्जा जो है उसकी लिमिट हमारी 60 to 70% के बीच में रहना चाहिए, जो 90% गई है। तो हमारे पास पैसा नहीं है अभी। तो पैसा नहीं होने की वजह क्या है? तो हमारी गलत आर्थिक नीतियां। और गलत आर्थिक नीतियां की वजह क्या है कि किसी एक आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर दूं तो दुनिया बदल डालू। ये जो चक्कर है ना, दुनिया बदल डालू वाला, इसने देश की लुटिया डुबा दी है। अर्थव्यवस्था में आज लुटिया डूब गई क्योंकि आपने दुनिया को बदल डालने की कोशिश की। आकाश जिंदल जी के कुछ हस्तक्षेप है, उनसे वो हस्तक्षेप तो सुनेंगे ही, उस सवालों को लेकर भी आकाश जिंदल जी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जी आकाश जी, आपका हस्तक्षेप। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि पिछले साल जो बात कही गई थी उसका क्या हुआ। यहां मैं एक सजेशन देना चाहता हूं सरकार को और आपकी बात का एंडोर्स करता हूं। मेरे हिसाब से हर बजट के पहले 10 मिनट एलोकेट होने चाहिए प्रोजेक्शंस वर्सेस परफॉर्मेंस, कि लास्ट ईयर क्या क्या कहा गया था, उसमें से क्या अचीव किया गया है, और अगर जो कहा गया था वो अचीव नहीं हुआ है तो उसके पीछे रैशनल और लॉजिक होना चाहिए। तो पहले 15 मिनट तो इस पे होने चाहिए ताकि जनता को बताया जाए कि ये हमने कहा था, ये हमने अचीव किया है, और अगर हमने इतना कम अचीव किया है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका रैशनल रीजनिंग, या देसी भाषा में कहूं सफाई दी जाए। आई एम टोटली विद यू डॉक्टर साहब ऑन दिस। दूसरी बात जो है, मैं हमारे वित्त पाटिल साहब की इज्जत करता हूं, बट साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स जो है मैं भी रखना चाहता हूं एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। आज पाटिल साहब भी जानते हैं हम सब कुछ के बावजूद वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और ये डेटा है। आज की तारीख में यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, और उसके बाद हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंग्लैंड और फ्रांस भी हमसे पीछे है। जीडीपी ग्रोथ अगर इस साल की लगाई जाए तो इस साल चाइना को हम सरपास कर चुके हैं। फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है बड़े कंट्रीज में से। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में परफॉर्मेंस तो इकोनॉमी की अच्छी चल रही है, बट हाँ ये मान रहा हूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही। अमीर और अमीर हुए हैं और गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को, या जो हमारे बीपीएल भाई बहन है उनको जो मिलना चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए हैं। उसमें मैं सरकार की कहीं ना कहीं कमी मानता हूं। सरकार ने ठीक है अनाज देने की कमी मानते हैं, लेकिन आकाश जिंदल जी मैं थोड़ा उलझाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा और स्पष्ट जानना चाहता हूं। पिछली बार भी बड़ी उम्मीदों के साथ हम बजट में थे, मिला क्या था? हमें बताया कि हमने हेल्थ सेक्टर का देखो बजट में आधारभूत वृद्धि की है। वृद्धि क्या थी? दूसरे हेड को हमने स्वास्थ्य में काउंट कराते हुए एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। पिछली बार क्या किया हमने? हम उम्मीद कर रहे थे हमें कोई रियायत मिलेगी। रियायत के बदले में क्या किया? जो नौकरी पेशा आदमी अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए पीएफ में पैसे कटवाता है, उस पीएफ के ब्याज पर भी टैक्स लगाने का क्रांतिकारी फैसला माननीय वित्त मंत्री के द्वारा लिया गया। आपसे जानना चाहता हूं आकाश जिंदल जी, वो आम आदमी की बचत के कौन कौन से हिस्से बचे रह गए जिन पर आपको लगता है इस बार तलवार चल जाएगी? पिछली बार बच गए थे हम, ये हिस्से हैं
जिनमें मार लग सकती है। थोड़ा इस दृष्टि से भी आप हमारे साथ कुछ साझा करेंगे कि वो कौन से हिस्से हैं हमारी जेब में रखे हुए पैसे के जिन पे सरकार की निगाह लग सकती है? जी हाँ, आम आदमी को भी कुछ मार लगने की उम्मीद है डॉक्टर साहब, इस बात को मैं आपकी इंडोर्स करता हूँ। अब वो कौन सा हिस्सा है वो भी बता देता हूँ। आज जो है सेंसेक्स 57,000-58,000 चल रहा है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर पिछले 2 साल में चाहे मंदी रही है, रिसेशन रहे हैं, लॉकडाउन रहे हैं, उसके बावजूद दे आर हैप्पी लॉट, खुश लोग हैं, तो उनके ऊपर कुछ मार पड़ सकती है। कहीं ना कहीं कैपिटल गेन्स जो है एनहेंस किया जा सकता है, डिविडेंड टैक्स के ऊपर भी बात आ सकती है, और ऑल सेड एंड डन कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं सरचार्ज एडिशनल आने की संभावना है जो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। क्योंकि आज की तारीख में हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ भी कहें, आज की सर्कमस्टांसेस सरकार को सूट करते हैं। यहाँ मैं सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि सरकार को आज के जो सर्कमस्टांसेस है उसका बेसिस लेके ये सब कुछ करने की सरकार के पास एक पॉसिबिलिटी है या रूम है, क्योंकि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है। ये बात तो हमारे कांग्रेस के मित्र भी मानेंगे कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है। लॉकडाउन 1 साल के शुरू में रहा है, अभी भी दिसंबर जनवरी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की चपेट में चले गए, तो कहीं ना कहीं सरकार उस चीज को भी यूज करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट सरकार उसको यूज करेगी। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, आपदा आई हुई है, आपदा में आदमी उम्मीद करता है कि सरकार उसकी मददगार बनेगी। पता चला कि सरकार तो खुद जनता के स्तर पर अपने संसाधन जुटाने के लिए इस्तेमाल करने की होड़ में है। तो आम आदमी के पास समाधान के लिए सिवाय भगवान के मंदिर जाने के अलावा कोई विकल्प छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये सवाल सहजता से जहन में आता है। पाटिल साहब को हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेता हूं और फिर राजकुमार सिंह जी के पास अपने सवाल का उत्तर लेने के लिए जाता हूं। क्या करें? कल जब तक बजट प्रस्तुत होना है तब तक राजकुमार जी मंदिर में जाके दिया जलाएं, या इसके अलावा और कुछ करने के लिए भी हमारे पास विकल्प है? लेकिन पाटिल साहब से पहले उनका हस्तक्षेप सुन लेते हैं। ऐसा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन भी, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी काफी टेंस्ड है। यूक्रेन का एक मुद्दा हम सभी को मालूम है, उसका डायरेक्ट पेट्रोलियम का इंपैक्ट जो है वो हिंदुस्तान पे आ सकता है, वो भी भाव बढ़ सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि फेडरल बैंक जो, जैसा हमारा आरबीआई वैसा अमेरिका का फेडरल बैंक है जो दुनिया को रूल करता है, वो टेपरिंग में लगा हुआ है। ऐसे में अगर कैपिटल गेन्स में रियायत देने के बजाय, डिविडेंड टैक्स में रियायत देने के बजाय अगर हम टैक्स लगाते हैं तो पक्का 1 तारीख ब्लड बात हो जाएगा शेयर मार्केट में, ब्लड बात हो जाएगा। वो शुरू है ऑलरेडी, और क्यों शुरू है ये जिंदाल साहब को पता। हमें याद रखना चाहिए, हमें बताया गया था कि आपदा को अवसर में बदलिए। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आपदा में मदद मिलनी चाहिए और आपदा में लोगों पर मार पड़ रही है, तो उसको उस संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि कल जो बजट पेश होगा उसमें आम आदमी पर ज्यादा मार नहीं पड़ेगी, और उसकी वजह सरकार की सदाशयता नहीं है। अगेन वही परिस्थितियां हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, और पिछले 1 साल में अगर आप देखें कि जिस सरकार की पॉपुलैरिटी का, जिस सरकार की क्रेडिबिलिटी का ग्राफ 2014 से लेकर 19 तक लगातार ऊपर गया था, चुनाव के नतीजे भी बताते हैं, उस सरकार की पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी के ग्राफ पर पिछले 1.5 साल में, 2 साल में लगातार सवाल उठे हैं। और उन सवालों के बीच सरकार 5 बड़े राज्यों में चुनाव में जा रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो कम से कम कल आने वाले बजट में मैं आम आदमी पर किसी तरह की नई मार नहीं देखता। और उसका एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको दे दूं अपने विश्वास का। पिछले 2 साल पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें ऐसे बढ़ी जैसे आसमान छू रही हो, लेकिन पिछले 15-20 दिन से या लगभग 1 महीने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, देश में कीमतें नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं कि सरकार अचानक संवेदनशील हो गई है, लेकिन चुनाव है तो इस बजट में कोई मार नहीं पड़ेगी। लेकिन 10 मार्च को चुनाव नतीजों के बाद पेट्रोलियम पदार्थों समेत महंगाई की एक और डोज के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब इससे बड़ी चुनौती क्या है, जो अगर सरकार के संदर्भ में हम देखें देश के लिए या देशवासियों के लिए, तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे कर छूट के जरिए हो, चाहे निवेश के जरिए हो, या दूसरे माध्यमों से हो, आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। जिनके रोजगार चिरे हैं उनको रोजगार के अवसर
बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, जिनकी आय घटी है उनकी आय में वृद्धि की कोशिश होनी चाहिए। आप इंडस्ट्री को कुछ भी दे लें, इंडस्ट्री में रोजगार तब जनरेट होगा जब मार्केट में मांग बढ़ेगी, मांग तब बढ़ेगी जब आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी। बहुत सीधा सा अर्थशास्त्र है, और मुझे लगता है कि जो अभी पाटिल जी ने कहा तक राजनीतिक अर्थशास्त्र है। सच्चाई यह है कि इस बजट में अर्थशास्त्र से ज्यादा मुझे चुनावी शास्त्र की ध्वनि ज्यादा सुनाई देने की उम्मीद है, उसके बाद जो भी हो। मिलाकर राजकुमार सिंह जी बता रहे हैं कि चुनाव के चलते उन्हें भी लगता है कि ज्यादा मार नहीं लगेगी। क्या राजकुमार जी, आपको नहीं लगता है कि एक समय पे चर्चा चली थी इसी सरकार के द्वारा, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पर जनता का अगर भला चाहिए तो हर 3 महीने 6 महीने में चुनाव रहना चाहिए। अगर चुनाव रहेंगे तो हमारे लिए गुंजाइश रहेगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से हमारी राजनीति चुनावी संवेदनशील हो गई है, उसमें तो मुझे लगता है कि हर साल में 2-3 बार चुनाव होते रहे, चाहे स्थानीय निकायों के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, तो जनहित कम से कम सत्ता की प्राथमिकता में हमेशा रहता है। इसके दूसरे पहलू जो भी हो, जनहित की दृष्टि से देखें तो सरकार की प्राथमिकता में जनता तभी आती है जब सरकार के अपने या राजनीतिक दलों के अपने दांव जनता की अदालत में लगे होते हैं। एक और बिंदु पर मुझे राजकुमार जी आपसे कुछ सरोकार की उम्मीद है, और वो विषय है इस संदर्भ में कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बैंकों की ब्याज दरें घटी हैं, रिटायर आदमी के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार से जितना बस चल रहा है उतना बुजुर्ग के संदर्भ में उसकी निश्चिंतता को खत्म किए जाने का काम चल रहा है। क्या इस संदर्भ में कोई अपेक्षा आप करते हैं सरकार से कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं उनका भविष्य सुरक्षित रह पाए? ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन की स्कीम बंद कर दी जिसमें एक निश्चितता थी, और अब लोग रिटायरमेंट में जो एक मुश्त पैसा मिलता था उसे बैंक में रख के 10-12% का जो ब्याज पाते थे उससे अपना जीवन चला लेते थे। अब पता चल रहा है कि वो 3%, 4%, 5% रह गया है। जो महंगाई की दर है उसके मुकाबले में अगर इस ब्याज का संतुलन बताते हैं तो ये समझ में आता है कि जो आपका 1000 रुपए था वो साल दर साल और घटता जा रहा है बढ़ने की जगह। कुछ कहेंगे इस पर आप? हिमांशु जी, अगर सरकार के अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें 2014 से लेकर के 2021 तक के बजट के, तो मुझे इस तरह की कोई उम्मीद सरकार से नहीं है कि बचत को प्रोत्साहित करने वाला कोई प्रावधान इस बजट में होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, हमें 2008 का सबक नहीं भूलना चाहिए। 2008 में विश्वव्यापी मंदी की मार पड़ी थी और भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम सीमाओं के बावजूद उस मंदी से काफी हद तक अप्रभावित सिर्फ इसलिए रही थी क्योंकि हमारे बेसिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। और उन फंडामेंटल्स में से सबसे स्ट्रांग जो पहलू था वो ये था कि हमारे जो आम आदमी की बचत की जो प्रवृत्ति है और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह के प्रावधान थे, ये बचत योजनाएं थी, 2008 में जो हमको सबसे बड़ा संबल मिला वो वही था। और ये इस सरकार ने 2014 के बाद मुझे लगता है अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं के बदलाव के चलते बुला दिया है। उस दिशा में हमें दोबारा सोचना चाहिए। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक नींव है, शेयर बाजार और बाकी जो फंडामेंटल्स है, दुनिया भर से प्रभावित होते हैं। टिप्पणी है राजकुमार सिंह जी को, और इस पे मैं आकाश जिंदल जी से टिप्पणी चाहता हूं कि बजट हमारी ताकत थी, बजट हमारी स्ट्रेंथ थी, बजट हमारा स्वभाव था, बचत हमारा संस्कार था, पर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियां बचत की प्रवृत्ति को निरुत्साहित कर रही हैं। हम विदेशों का नकल कर रहे हैं, कमाओ खाओ उड़ाओ। क्या आकाश जी, बतौर अर्थशास्त्री इस राह पर चलना आप मुफीद पाते हैं देश के लिए, या आपको लगता है कि सरकार को नए सिरे से विचार करके नीति लाने की जरूरत है जिसमें लोग बचत के लिए प्रोत्साहित हों, अपने भविष्य को सुरक्षित करने का जो संस्कार हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया है उसे हम बरकरार रखें, या इसी अनुसार चलें कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, जियो बाकी की चिंता छोड़ो? जी डॉक्टर साहब, इसके 2 एंगल हैं। पहला एंगल तो ये है कि हमारे यहाँ वी वर अ नेशन ऑफ सेवर्स, आज वी आर अ नेशन ऑफ स्पेंडर्स। तो जब हम बचत करते थे तो हर व्यक्ति के रिजर्व होते थे, हर व्यक्ति के पास कोई जमा पूंजी होती थी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
कोरोना के समय हर व्यक्ति को पता चला है कि उसकी पुरानी जमा पूंजी की क्या वैल्यू थी। जब उसके घर में कमाई आ नहीं रही थी, तनख्वाह आ नहीं रही थी, तो पुरानी जमा पूंजी से उसने घर चलाया। 2008 की बात तो की है सिंह साहब ने, बट कोरोना के लॉकडाउन में भी ये चीज हुई है। तो बचत एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। दूसरी बात, इसको भी मैं एंडोर्स करता हूं आपकी बात, कि आज की तारीख में इन्फ्लेशन कई बार 5.5 या 6% होती है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5%, उस पर भी अगर टैक्स लायबिलिटी लगा ले तो घर में आता है 3.5%। और ये तो है सीपीआई इन्फ्लेशन। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 12%, 14% भी रही है, जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस जो है रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये मैं मानता हूं कि बचत हमारी कम हुई है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी जनता के सामने रखना मेरी ड्यूटी है एज एन इकोनॉमिस्ट। बचत जब नहीं करते तो हम स्पेंडिंग करते हैं, तो स्पेंडिंग करते हैं वन मैन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। जब हम खर्चा करते हैं तो उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। आज जाके मैं बाजार में अगर शर्ट लेता हूं या अपने परिवार को मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखाता हूं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं, तो उससे जो है पूरी इकोनॉमी चलती है, क्योंकि वन मैन एक्सपेंडिचर इज 50 अदर पीपल्स इनकम। आज अगर एक कार नहीं बिकती है तो 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। आज अगर बाइक बिकती है तो 7 से 8 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। अमेरिकन कल्चर हमारे लाइफस्टाइल में सीप कर गया, इसके बारे में कोई शक नहीं। लिबरलाइजेशन के बाद वो बदलाव आया है, लोगों ने लाइफस्टाइल को पसंद करना शुरू किया है। बट इसमें आपकी एक बात को मैं पूरी तरह एंडोर्स करता हूं डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए। कम से कम 2% का स्प्रेड जनता को बता दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन के बीच का गैप होना चाहिए, ताकि बचत करूं तो कुछ ना कुछ मेरी जेब में आए। ये ना हो कि बैंक एफडी के बाद, इंटरेस्ट के बाद, मेरी टैक्स के बाद मेरी जेब में आए 3.5% और इन्फ्लेशन मुझसे ले जाए 6%। वो चीज नहीं होनी चाहिए। बचत के लिए प्रोत्साहन या लोगों को सेविंग के लिए मोटिवेशन मिलनी चाहिए। बट हाँ, यहां ये बता दूं कि बचत के 2 और तरीके। पहला, स्टॉक मार्केट ने 2 लॉकडाउन के बावजूद अच्छी कमाई करके लोगों को दी है। आज मेरे देश मित्र बात कर रहे हैं यूक्रेन की, आज मेरे मित्र बात कर रहे हैं एफओएमसी फेड की। उसके बावजूद, दोनों चीजों के इंपैक्ट के बावजूद स्टॉक मार्केट 57,000 पे है, 2 साल में लोगों ने कमाया है। दूसरी एक और बचत है, हालांकि वो आम आदमी नहीं कर पाता, रियल एस्टेट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और हुई है, लॉकडाउन लगे उसके बावजूद रियल एस्टेट आज ऑल टाइम हाई पे चल रही है देश के अंदर। बट हाँ, एफडी में, पीपीएस में या पोस्ट ऑफिस में जो एक कमाई का लोगों को एक इंसेंटिव था, एक आनंद मिलता था कि हाँ हमारा पैसा जुड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, हमारा एक कैपिटल फॉर्म हो रही है, एक बेस बन रहा है, वो चीज आज की तारीख में नहीं दिख रही। जो लोग बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ते थे। साहब ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो बचत है, बचत हमारी ताकत रही है, लेकिन बचत के स्थान पर अगर खर्च करते हैं तो इकोनॉमी ड्राइव होती है, नए नए लोगों को रोजगार मिलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि बचत के तहत व्यक्ति बैंकों में पैसा जमा कराता था, वो पैसा रोटेशन में जाता था। बैंक में दिया गया पैसा किसी संदूकची में जमा नहीं होता है, बल्कि वह इकोनॉमी का हिस्सा ही बनता है। और बचत के जो 2 विकल्प आकाश जिंदल जी हमें सुझा रहे हैं, सरकार ने उस पर भी मार करने में कोई कोताही नहीं बरती। स्टॉक मार्केट के संदर्भ में बता रहे हैं, इस सरकार ने फैसला लिया कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कमाएंगे तो उस पर भी हम कैपिटल गेन लेंगे, जो लंबे समय से इस देश में नहीं लिया जा रहा था। रियल एस्टेट के संदर्भ में ऑल टाइम हाई भले ही चल रहा हो, पर सच्चाई यह है कि जो लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं उनके लिए दाम अलग होते हैं, जो मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए दाम अलग होते हैं, और कुल मिलाकर आम आदमी के हिस्से में परेशानी आती है। बजट के संदर्भ में कल वित्त मंत्री जो भी प्रस्तुत करें, एक बात तय है कि आम आदमी अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए निश्चिंत होना चाहता है। पिछले कुछ समय से सरकार के द्वारा जैसे फैसले लिए जा रहे हैं, उससे वर्तमान के संदर्भ में तो कहना ज्यादा बनता नहीं, लेकिन भविष्य की निश्चिंतता जरूर खत्म हो रही है। हम माननीय वित्त मंत्री जी को इस देश के संस्कार के संदर्भ में विचार करना चाहिए और बजट का संस्कार निरंतर बना रहे, ऐसी कोई नीति लाना चाहिए। पीएफ के पैसे पर टैक्स लगाकर तात्कालिक रूप से कुछ लाभ सरकार को भले ही होता हो, लेकिन कुल मिलाकर जिस देश के नागरिक के अंदर अपने भविष्य को लेकर आशंका रहेगी, उस देश की तरक्की को लेकर सवाल रहेंगे। इस सवाल के उत्तर मिलने चाहिए। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बजट में क्या कुछ आएगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार की प्राथमिकता में
सब कुछ होने के साथ साथ जन भी होना चाहिए। अगर जन उसकी प्राथमिकता में होगा तो उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी जरूरत भी उसके संज्ञान में रहेगी, और वो अगर संज्ञान में रहेगी तो फैसले में वह संवेदनशीलता परिलक्षित भी होगी। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इसी संदर्भ में ये कहता है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं। निदा फाजली ने बहुत सीमित अपेक्षा आम आदमी के संदर्भ में व्यक्त की है हुकूमत से। क्या हम इस हुकूमत से इस अपेक्षा के पूरा होने की उम्मीद कर सकते हैं? जिस विश्वास के साथ देश की जनता ने लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दी है, तो भरोसा करना चाहिए कि अपेक्षाएं कहीं ना कहीं पूरी तो होंगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। इस क्या कुछ बजट में आएगा इसको लेकर, तब तक के लिए सादा प्रणाम।